सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था। नाउ स्टार्ट्स विद द सिलेक्शन एंड द सोइंग ऑफ सीड। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया था, है ना। प्रिपेयर करते हैं हम पहले सॉइल को, फिर क्या किया जाता है उसका सिलेक्शन एंड द सोइंग ऑफ सीड्स। की जो सीड्स हमने सो करने हैं, जो बोने हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। मतलब जो अच्छे हैं उन्हीं को ही तो हम बोएंगे ताकि हमें गुड क्रॉप मिल जाए। सो आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड द सोइंग ऑफ सीड्स। सिलेक्ट करते हैं सीड्स को और उनको बोते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। सो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स। प्लांट सीड से बनते हैं। वाइल सेलेक्टिंग द सीड्स फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड। कैसे सीड्स होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और डिजीज़ फ्री, उनमें कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड्स। मतलब जो फंगस को मारते हैं उनसे पहले सीड्स को ट्रीट कर लेना चाहिए। सो फंगिसाइड्स क्या होते हैं? द केमिकल्स दैट किल डिजीज कॉजिंग फंजाई। तो मतलब वो जो फंजाई जो इनमें सीड्स में डिजीज़ को बना करती है, क्रिएट करती है, उसको ख़त्म करने के लिए ये फंजीसाइड्स होते हैं। ठीक है, फिर और क्या करना चाहिए? ये हो गया, एक्टिविटी करते हैं टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड अनहेल्दी वंस। अब इसमें क्या है कि हमने कुछ सीड्स ले लिए, उन सीड्स में कुछ हेल्दी भी होंगे कुछ अनहेल्दी भी होंगे, तो हम उनको सेपरेट कैसे करते हैं हेल्दी वालों को अनहेल्दी से? सो थिंग्स नीडेड: अ बीकर, वाटर, स्टीरर, स्टीरर होते हैं इसको हिलाने के लिए, अ व्हीट ग्रेन्स, थोड़ी से हमने व्हीट के ग्रेन्स ले लिए। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, इसका हाफ वाटर से भर लिया। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स इन द बीकर कंटेनिंग वाटर, और इसमें थोड़ी सी एक मुट्ठी भर के हमने इसमें गेहूं के दाने डाल दिए। स्टीर द वाटर वेल एंड लीव द बीकर, हिला के उसको हमने बीकर को रख दिया। वेट फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि इसमें कुछ तो ऊपर की तरफ आ गए, कुछ ये बीच में है, कुछ नीचे सेटल डाउन हो गए। तो क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन मिली हमको? द सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सेटल एट द बॉटम। सो डिस्कशन: द डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। कि जो कुछ वीट के सीड्स हैं उसको कीड़ों ने खा लिया, तो वो क्या होंगे, अंदर से खाली हो जाएंगे, वेट में लाइट हो जाएंगे, तो ऊपर की तरफ वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। गुड एंड हेल्दी सीड्स आर हैवियर, उसमें तो गेहूं का दाना है तो वो हैवी होंगे। एंड दस दे सिंक एट द बॉटम, तो वो सिंक पे जाके मतलब बॉटम पे जाके सिंक होकर सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जो डैमेज्ड होंगे वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे और हेल्दी वाले नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सीड्स दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड। सेलेक्ट तो कर लिया अब हमने हेल्दी कौन से हैं, फिर उसको क्या करेंगे हम फील्ड में, मतलब जो भी हमारा खेत है वहाँ पे हम उसको बोएंगे। द सोइंग ऑफ सीड इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। क्या डेफिनेशन हुई सोइंग की? कि सॉइल के अंदर सीड्स को प्लेस करना इज कॉल्ड द सोइंग। द केयर मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग दैम। और तब जब हम उसको सो कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? दैट एट द राइट डेप्थ, मतलब डीपली जाना चाहिए, ना ज़्यादा डीप ना कम डीप, मतलब एक फिक्स सी लेंथ पे, डेप्थ पे जाना है। सो नीदर टू शैलो, ना ही बहुत ज़्यादा डीप डाल दिया और नॉर डीप। एट द राइट इंटरवल, राइट इंटरवल मतलब एक सीड हमने यहाँ बोया, दूसरा यहाँ बोया, एक स्पेस के बाद, ऐसा नहीं बहुत पास पास हम ऐसे डाल के चले जाएंगे। सो एट द राइट इंटरवल सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर, सनलाइट एंड द न्यूट्रिएंट्स। अब इसको थोड़ी थोड़ी स्पेस पे क्यों उगाएंगे? ताकि हर एक पौधा जब ग्रो करे उसको प्रॉपर एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट मिले। सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय एनी ऑफ द मेथड डिस्क्राइब बिलो। और किस तरीके से, कुछ मेथड गिवन है कि किस तरीके से हम सीड्स को सो करते हैं। सो फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल मेथड, मतलब हमने हाथ से ही मैनुअली उसको डाला है। देखो ये हाथ से डाले सीड्स को। द मेथड इन विच सीड्स आर स्कैटर्ड ओवर द फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग। मतलब हाथ से ही ऐसे छिड़क दिया, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। दिस मेथड इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज इट कैनॉट इंश्योर द प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स। तो जब हमने हाथ से डाल दिया तो एक या दूसरे सीड्स के बीच में हमने प्रॉपर स्पेसिंग तो करी नहीं, वो कहीं पे भी गिर गए।
एंड ऑल्सो डज नॉट हेल्प टू सो दैम एट द राइट डेप्थ, और वो डेप्थ पे भी नहीं गए डीपली, है ना। तो ये था ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल की हाथ से डाल देना। सेकंड इज बाय द ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनली मतलब पहले क्या थे, बुल पे रखते थे और यहाँ पे ना एक फनल टाइप का होता था, उसमें सीड्स डालते रहते थे, तो नीचे से वो सीड्स गिरते रहते थे। तो जैसे जैसे ये बुल्स आगे बढ़ेंगे वो सीड्स जो है नीचे की तरफ जाते जाएंगे सॉइल के अंदर। द ट्रेडिशनल टूल फॉर द सोइंग सीड इज अ शेप्ड लाइक अ फनल हैविंग द 2 और द 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स। 1, 2 या 3 भी हो सकती हैं, है ना, ताकि 3 जगह पे वो जो सीड्स है वो सो हो जाए। विद द शार्प एंड, शार्प एंड क्यों, ताकि सॉइल के अंदर उसमें होल हो जाए। द सीड्स आर फिल्ड विद अ फनल। अब ये जो फनल है इसमें सीड्स डाल देते हैं, पास डाउन थ्रू द पाइप्स, पाइप्स के थ्रू जाकर विद अ शार्प एंड। द शार्प एंड पियर्स द सॉइल, सॉइल के अंदर वो होल कर देती है, उसमें छेद कर देती है, एंड प्लेस द सीड्स देयर, और वहाँ पे जो सीड्स हैं वो अंदर की तरफ प्लेस हो जाते हैं बाय सीड ड्रिल। तो दिस इज अ ब्रॉडकास्टिंग, दिस इज अ ट्रेडिशनल टूल। Now, by seed drill. A seed drill is a funnel-shaped seed bowl connected to the several tubes. अब seed drill में क्या होता है कि इसमें एक बाउल है बड़ा सा और उसमें बहुत सारी ट्यूब्स हैं। इसी तरीके से है जैसे 2 और 3 होती थी यहाँ पे पाइप्स, इसी में भी क्या होती है, फनल शेप जो सीड बाउल है वो कनेक्ट होता है विद द सेवरल ट्यूब्स। द ड्रिल इज अटैच टू अ प्लो, और इसके साथ प्लो भी है। As the plow makes the furrow along the field, the seed in the seed ball are released through the tubes and get deposited in the soil. तो देखो दोनों काम हो गए, प्लोइंग भी हो गई साथ साथ में, और जहाँ पे पियर्सिंग हो रही है प्लो की वजह से वहीं से ही इस फनल से वहाँ पे सीड चले गए, ठीक है। Nowadays a seed drill is used for the sowing seeds with the help of a tractor. तो कितना टाइम सेविंग और लेबर सेविंग हो गया ये। So the advantages of using a seed drill for the sowing seed are as follows. So these are the advantages. First is it sows the seed uniformly at the appropriate distances and the depth. मतलब ये एक तो डिस्टेंस कितना रहेगा इन दोनों के बीच में, जितना डिस्टेंस है ना इनके बीच में, तो एक तो फिक्स डिस्टेंस हो गया और उनकी डेप्थ भी फिक्स हो गई, ठीक है, अप्रोप्रिएट डेप्थ जहाँ पे उसको प्रॉपर हवा पानी मिल जाए। सेकेंड, इट एंश्योर दैट द सीड्स गेट कवर्ड विद द सॉइल आफ्टर सोइंग। प्लोइंग होता जा रहा है, पीछे लेवल बीनिंग भी है, तो वो सोइंग के बाद वो सीड जो है वो कवर भी हो गए सॉइल से। दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। तो इससे क्या होगा, जो बर्ड्स है अगर ओपन पड़े रहेंगे सीड्स तो बर्ड्स खा जाएंगे, तो ये जो है सीड्स जो है वो बर्ड से भी बच जाते हैं। थर्ड, इट सेव्स टाइम एंड लेबर, और इससे टाइम और लेबर भी बच जाती है, ठीक है। नाउ डी इज ट्रांसप्लांटेशन। सो फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग, ट्रेडिशनल टूल, सीड ड्रिल, एंड डी इज ट्रांसप्लांटेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सीड्स ऑफ द सम प्लांट्स लाइक द पैडी, पैडी होता है राइस का जो छोटा सा प्लांट होता है उसको पैडी बोलते हैं। टोमेटो, ऑनियन, चिली एंड द ब्रिंजल आर फर्स्ट ग्रोन इन द स्मॉल नर्सरीज। नर्सरीज तो आपको पता ही है जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को बना के फिर वो सेल करते हैं। तो ये जो सारे वेजिटेबल्स हैं इनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन सीडलिंग्स ग्रो, जैसे ही छोटे छोटे ग्रो कर लेते हैं प्लांटिंग्स, दे आर मैनुअली ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड। फिर इनको हाथ से फील्ड के अंदर बोया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सीडलिंग को पहले उगाया जाता है नर्सरीज में, जब वो थोड़े से ग्रो कर लेते हैं फिर उनको फील्ड में लगा दिया जाता है मैनुअली। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम नर्सरिंग टू द फील्ड। तो ये ही जो प्रोसेस है कि हम नर्सरी से फील्ड में जाके इनको ट्रांसफर कर रहे हैं सीडलिंग्स को, नोन एज द ट्रांसप्लांटेशन। दिस प्रैक्टिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग। मतलब नर्सरी में जो प्लांट्स हेल्दी हैं उन्हीं को ही हम उठा के ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड में, तो सिर्फ हेल्दी हेल्दी आते हैं। सेकेंड, स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ द मैनुअल प्लांटेशन। हम मैनुअली उस पर प्लांटेशन करते हैं तो जो डिस्टेंस है आपस में वो भी फिक्स हो जाता है। थर्ड, प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल। और इससे क्या होता है, जब हमें प्रॉपर स्पेसिंग मिल जाती है तो इन पौधों को प्रॉपर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सेकंड हमने क्या कर लिया, सिलेक्शन एंड द सोइंग ऑफ सीड्स।
सिलेक्शन भी कर लिए और उनको बो भी दिया। थर्ड में हम क्या करेंगे, रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स खाने को भी तो देंगे, रिप्लेनिश करेंगे। द सॉइल सप्लाइज द मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, ये तो हमें पता है कि जो सॉइल है वो मिनरल्स देती है क्रॉप्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्यू टू द इकोनॉमिक रीजंस फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, और फार्मर के पास तो अगर एक ज़मीन है इकोनॉमिकली, ऐसा तो नहीं है आज उन्होंने इस फील्ड पे ग्रो कर लिया तो अगला जो क्रॉप है वो अपने दूसरे फील्ड पे ग्रो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उनके पास अपने फील्ड है तो उसी पे ही वो हर साल ग्रो करते हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप मेक्स द सॉइल डेफिशिएंट इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। तो जब बार बार उसी फील्ड पे क्रॉप्स को उगाया जाता है तो सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और फर्टिलिटी कम हो जाती है, मतलब अब उसमें कुछ उग नहीं पाता आसानी से क्योंकि न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंसी हो गई। सो द सॉइल न्यूट्रिएंट्स शुड बी रिप्लेनिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उसको रिप्लेनिश करना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स को। दिस कुड बी डन बाय फॉलोइंग ईदर नेचुरल मेथड्स और एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो इसमें नेचुरल मेथड भी आएगा और बाय एडिंग अ मैन्योर और फर्टिलाइजर भी आएगा। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज रीस्टोर्ड नेचुरली, किस तरीके से कर सकते हैं, बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड। नंबर 1 इज फैलोइंग, सेकेंड इज क्रॉप रोटेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है। फैलोइंग क्या होता है, इन दिस मैथड द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, फैलो खाली छोड़ देते हैं, फॉर 1 और मोर सीजन, 1-2 सीजन के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं। The fallow land regains the nutrients by decomposition of remains of plants and animals by the action of microbes। तो जो भी plants उसमें बचे हुए हैं या फिर कोई animals dead हो गए तो उन पे जो microbes act करते हैं तो 1-2 सीजन में उसको अपने nutrients सारे land को मिल जाते हैं, तो अब जो उस पर ग्रो करेंगे तो अच्छे से क्रॉपिंग हो जाएगी। सेकेंड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड है उस पर कभी एक चीज़ उगा ली और अगली बारी दूसरी चीज़ उगा ली, अब उसका फ़ायदा क्या है, क्यों करते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर ग्रो क्रॉप्स लाइक द व्हीट एंड द बार्ले इन द फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉलोड बाय द ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक द पी और सोयाबीन इन द नेक्स्ट सीजन। पहले तो उगा ली व्हीट या बार्ले और नेक्स्ट सीजन में लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि मटर और सोयाबीन हो गए। दिस हेल्प्स इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना इनमें एक बैक्टीरिया रहता है राइजो, ठीक है, राइजोबियम रहता है, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सॉइल को। तो व्हीट उगा ली, उसके बाद नेक्स्ट सीजन में लेग्यूमिनस प्लांट्स उगा लिए तो उनको नाइट्रोजन मिल गई सॉइल को, अगली बार फिर व्हीट उगाएंगे तो उसमें नेचुरली ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। This help in replenishment of the soil with nitrogen. You have learned either earlier in class 7 that bacteria called the rhizobium are present in the root of the nodules of the leguminous plants. Class 7 में हमने पढ़ा था कि जो leguminous plants की जो roots होती हैं उन पे nodules में rhizobium bacteria रहता है. These bacteria convert atmospheric nitrogen into simpler nitrogen compounds which can be easily absorbed by the plant. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, बट प्लांट उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये उस नाइट्रोजन को लेके ऐसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो प्लांट जो हैं उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। द फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और इसी को ही फार्मर्स को एनकरेज किया जाता है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, इन दिस मैथड 2 or 3 क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में 2 या 3 क्रॉप्स को उगाते हैं। द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय द अनदर। कितनी अच्छी बात है कि एक क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरी क्रॉप ही पूरी कर रही है। द लेग्यूमिनस क्रॉप सच एज द पी, सोयाबीन एंड द सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट और राइस कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में ये सब उगा सकते हैं। कॉटन एंड द ग्राउंडनट लेग्यूमिनस क्रॉप, अब जो ग्राउंडनट है वो लेग्यूमिनस है तो कॉटन और ग्राउंडनट को इकट्ठे ग्रो कर दिया है ना। तो हमने क्या पढ़ा, रिप्लेनिशमेंट में नेचुरल मेथड है फैलोइंग, खाली छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए, क्रॉप रोटेशन एक सीजन में एक उगाई दूसरे में दूसरी उगा ली। मिक्स्ड में क्या है, एक ही फील्ड पे 2 या 3 तरीके की हमने क्रॉप्स उगाई जिससे एक दूसरे का फायदा हो जाता है। ये तो हो गया नेचुरल। अब है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बाहर से कुछ ऐड करना।
यूज ऑफ द मैन्योर और फर्टिलाइजर इज कॉल्ड द मैन्योरिंग। भले ही मैन्योर डालो, भले ही फर्टिलाइजर्स डालो, उसको क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। दीज सब्सटेंसेज एनहेंस, बढ़ाते हैं द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर में क्या होता है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको पता है, ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाय द माइक्रोब्स। जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं उन पे जो माइक्रोब्स एक्ट करते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉरी, उन्हीं को क्या कह देते हैं? मैन्योर कह देते हैं। अब ये कैसे होते हैं मैन्योर? कंपोस्ट भी हो सकती है, ग्रीन मैन्योर भी हो सकती है। कंपोस्ट क्या होती है? कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड द डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल लाइक एनिमल एक्सक्रीटा, फीकल मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सीवेज वेस्ट, वीड, ड्राई लीव्स। तो इसमें कंपोस्ट में क्या हो गया? प्लांट का भी हो गया जो वेस्ट है, और क्या हो गया? ह्यूमन का भी वेस्ट हो गया, एनिमल का भी एक्सक्रीटा हो गया, इन सबको मिलाते हैं और इसको कंपोजिट पिट में डाल देते हैं, कंपोस्ट पिट में डाल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड द कंपोस्टिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोल देते हैं। वी मे डिफाइन कंपोस्टिंग एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रोब डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सारा जो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा किया था उस पर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं और कंपोस्ट बना देते हैं, ठीक है। सो to produce manure, the compost is rich in organic nutrients but not in some essential nutrients। कुछ तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट कुछ प्रेजेंट नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो बाकी चीज़ें इस मैन्योरिंग से, कंपोस्ट से उसको मिल जाती है। तो किससे लिए हमने? वीडिंग से और एक्सक्रीटा से, एनिमल और ह्यूमन। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है? ग्रीन मतलब सम क्रॉप्स लाइक द sun hemp or the sesbania are grown in the field before sowing the seeds। मतलब कुछ सीड्स को ग्रो करने से पहले, बोने से पहले सन हेम्प और सिस्बेनिया एक प्लांट है उसको ग्रो करते हैं। दे आर देन प्लो बैक इनटू द सॉइल, फिर इसको खोद के प्लोइंग करके सॉइल में वापस डाल देते हैं। व्हेन द सीडलिंग आर यंग, जब वो यंग होते हैं। दीज प्लांट्स डीकम्पोज इन द सॉइल। अब ये जो सिस्बेनिया हमने उगाया था ये डीकम्पोज हो गई क्योंकि हमने इसको रूट से उखाड़ दिया, खत्म हो गई है। एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो ये जब डीकम्पोज होंगे ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सॉइल इरोजन एंड लीचिंग। तो इससे जब ये उगे रहते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं तो थोड़ी सॉलिड हो जाती है, तो इससे सॉइल का इरोजन नहीं होता। तो दिस इज अबाउट द ग्रीन मैन्योर। मतलब प्लांट्स को पहले ऐसे प्लांट्स को उगा दो जो बाद में हम प्लोइंग करके उसी प्लांट में, फील्ड में उसको डिकम्पोज कर दे, तो वो जो सॉइल है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो कर ली थी बात हमने मैन्योर की जो नेचुरली चीज़ों से बनती है। अब सेकंड आती है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल्स। क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं विच आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट। अब फर्टिलाइजर एक न्यूट्रिएंट का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन भी हो सकता है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, फॉस्फोरस को P से एंड पोटेशियम को K से। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, क्योंकि ये ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, ये आपको लर्न करने हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। पोटेशियम पोटासिक फर्टिलाइजर्स होते हैं पोटाश, पोटेशियम सल्फेट। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं नाइट्रोफॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, आपको एक एक ऐसे याद कर लो, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इनका एक एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना। ठीक है, नाउ ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दस आर इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जब हम प्लांट में सॉइल में डालते हैं, ये तो पानी में घुल जाते हैं, पानी तो हम प्लांट को देते ही हैं, और इसलिए ये प्लांट जो है इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और अच्छी क्रॉपिंग भी होती है। फर्टिलाइजर्स आर यूजुअली अप्लाइड ईदर बाय स्प्रेइंग यूजिंग अ स्प्रेयर और थ्रू द इरिगेशन कैनाल्स। या तो स्प्रे कर देते हैं फर्टिलाइजर्स को, या जो इरिगेशन कैनाल है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे खड्डे में जा रहा होता, आपने कोई खेत देखा हो तो उसमें जो पानी जा रहा होता है उसी में ही फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं।
अब एडवांटेजेस क्या है मैन्योर के? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर बेटर देन द फर्टिलाइजर। तो ये जो हमने ऑर्गेनिक मैन्योर पढ़ी थी, दिस इज बेटर देन द फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट एनहेंसेस, ठीक है, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कि ऑर्गेनिक डालते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की। मेक्स द सॉइल पोरस विच मेक्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली। अब कुछ हम ऐड कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं, तो ऐड करते हैं तो मैन्योरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पोरस बन जाती है सॉइल, तो गैसेस की एक्सचेंज प्रॉपरली हो सकती है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो जब वो एयर प्रॉपर है तो माइक्रोब्स भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये भी अच्छे से हो जाती है, जो टेक्सचर देखने में भी अच्छी लगती है। एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, और ये ऑर्गेनिक है तो ह्यूमस भी ऐड करती है सॉइल में। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड कैन ईजिली प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट इन द फार्म। और ये क्या है, एक्सपेंसिव भी नहीं है और फार्म में ईजिली बन भी जाती है। डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। अब ये जो फर्टिलाइजर्स है ये तो केमिकल है ना, पानी में डालते हैं तो कहीं ना कहीं तो पानी में बह के जाए गई, तो ये क्या होते हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। बट मैन्योर जो है वो वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता। सो दिस इज अबाउट द मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डालूंगी डिफरेंसेस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो टेक केयर, keep studying, and kindly like, share and subscribe. Thank you.